जय हिंद, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बिल्डअप पर। इस सेशन में बात करूंगा जैक बोर्ड के वैसे विद्यार्थी जो वोकेशनल ट्रेड, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रखे हैं और क्लास 11th में है। सामने आपका एग्जाम है, तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो भी सेशन आ रहा है कंप्लीटली आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, वीवीआई है। तो चलिए बिना देर किए सेशन को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2019 में मीडिया से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया था 2019 में क्लास 11th मेट। यानी जो भी विद्यार्थी, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, यदि आप वोकेशनल सब्जेक्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रखे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कुछ सवाल, एक दो सवाल ऐसा रहता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, आईटी एंड आईटी स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट है। तो चलिए बिना देर किए सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में बात करेंगे कंप्लीट 20 क्वेश्चंस के बारे में। फिर नेक्स्ट सेशन में आएगा क्वेश्चन नंबर 21 से 40 के बीच में। सेशन लंबा हो जाता है जिनके कारण एक सेशन में पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन सेफ्टी मेनली फोकसेस ऑन द सेफ्टी ऑफ हेल्थ एंड इन्वायरमेंट ऑफ ऑल द पीपल। मानव सुरक्षा मुख्य रूप से स्वास्थ्य डॉट डॉट और सभी लोगों के पर्यावरण की सुरक्षा पर केंद्रित है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, अनहाइजेनिक, हाइजेनिक, डर्टी एंड नन ऑफ दीज। तो इनके सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी आपका हाइजेनिक। जैसे कि देखे होंगे कोई भी फूड्स प्रोडक्ट्स या फिर मेडिसिन, उनको बोला, उनमें लिखा रहता है कि इनको हाइजेनिक प्लेस में रखें, यानी साफ सुथरा और स्वच्छ स्थानों पर रखिए और ठंडे स्थान पर रखें। तो यही है, क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्वच्छ यानी हाइजेनिक। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, ग्लास डोर ऑफ अ रिटेल स्टोर शुड बी क्लीन एंड फ्री ऑफ microorganisms, dust, invitation and none of these। कह रहा है कि कोई एक रिटेल स्टोर है, उनका कांच का दरवाजा है और कह रहा है कि साफ और मुक्त होना चाहिए। साफ और मुक्त होना चाहिए लेकिन किससे? तो कोई एक रिटेलर दुकान है जिनका दरवाजा जो है, दुकान का दरवाजा उनका कांच का है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सूक्ष्म जीवों से साफ और मुक्त होना चाहिए, धूल से साफ और मुक्त होना चाहिए, या निमंत्रण से साफ और मुक्त होना चाहिए। तो बेसिकली कोई भी दुकान जो होता है और उनका कांच का जो डोर होता है, तो बेसिकली उनमें डस्ट बैठ जाता है, धूल बैठ जाता है, तो धूल से साफ और मुक्त होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, you should always keep the entrance dot dot and inviting। यहाँ पर कह रहा है आपको प्रवेश द्वार को रखना और आमंत्रित करना चाहिए। क्या रखना चाहिए भाई? डर्टी रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, या सेफ, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपके प्रवेश द्वार को जो है वो क्या करना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए और आमंत्रित करना चाहिए। यहाँ पर गंदा नहीं रखना चाहिए और ना ही यहाँ पर सुरक्षित होगा, बल्कि यहाँ स्वच्छ होगा, यानी अपने डोर को क्लीन करना है। देन लिखा हो रहता है बहुत सारे के घरों में कि आपका स्वागतम है या वेलकम, तो इस प्रकार के चीजें लिखा हुआ रहता है। तो हमेशा हम लोग अपने प्रवेश द्वार को क्या करेंगे? स्वच्छ रखेंगे, स्वच्छ और साफ सुथरा रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, कस्टमर गिव मेजॉरिटी ऑफ मर्चेंडाइजिंग बिटवीन देयर डॉट डॉट एंड नीज। ऑप्शन है शोल्डर, हेड, डस्ट एंड नन ऑफ दिस। ग्राहक अपने डॉट डॉट और घुटनों के बीच अधिकांश बिक्री की सूचना देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक कस्टमर है और वे घुटनों के बीच, किन के और किन के बीच?
अधिकांश बिक्री की सूचना देते हैं, तो कंधा और घुटनों के बीच, या सिर और घुटनों के बीच, या धूल और घुटनों के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर कंधा होगा यानी शोल्डर होगा, है ना। ग्राहक अपने कंधा और घुटनों के बीच अधिकांश बिक्री की सूचना देते हैं, यानी बिटवीन देयर शोल्डर्स एंड नीज। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन क्लीनिंग बाथरूम्स कॉमा डिस्पोजल डॉट डॉट शुड बी वर्न बाय द हाउस कीपर। बाथरूम की सफाई निपटान करते समय डॉट डॉट हाउस कीपर द्वारा क्या पहना जाना चाहिए। तो जो हाउस कीपर होता है, बाथरूम के सफाई के दौरान उनको क्या करना चाहिए? मोजे पहनना चाहिए, दस्ताने पहनना चाहिए, सुरक्षा पहनना जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा दस्ताने। जो हाथ का जो ग्लव्स होता है उनको दस्तान कहा जाता है या दस्ताने। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दस्ताने। क्वेश्चन नंबर 6, class dot dot fires involve ordinary combustible materials such as paper, wood and textile fibers। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर वो है आपका बी, ए, नन ऑफ दीज एंड ऑल ऑफ दीज। बर्ग डॉट डॉट आग में साधारण दहनशील सामग्री जैसे कागज, लकड़ी और कपड़ा, फाइबर शामिल होते हैं। तो इनमें क्या शामिल होते हैं? तो इनमें शामिल होते हैं आपका ग्रुप ए, यानी आपका क्लास वो ए। अब यहां समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जैसे हम अगर चार क्लास में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो क्लास ए के अंतर्गत ये जो भी दहनशील सामग्री देख पा रहे हैं इनको क्लास ए में रखा गया है। अगर मैं क्लास बी के बारे में बात करूं तो इनके अंतर्गत रखा गया है एल्कोहल या फिर ऑयली मटेरियल्स। क्लास सी में रखा गया इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यानी आपका बिजली के सामग्री को। एंड क्लास डी में रखा गया है मेटालिक सबस्टांस यानी आपका धातु अंश वाले सामग्री को। तो यहाँ पर जो दहनशील पदार्थ है, सामग्री है, इनको क्लास ए में रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द 3 एलिमेंट्स नीडेड फॉर फायर हीट डॉट डॉट एंड ऑक्सीजन। तो आग के लिए आवश्यक 3 तत्व जो है, एक गर्मी जरूरी है, हीट जरूरी है, और एक है आपका फ्यूल यानी ईंधन जरूरी है, और साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्यूल यानी आपका ईंधन। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, रिटेन कम्युनिकेशन स्किल इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डॉट डॉट इन राइटिंग। लिखित संचार कौशल, लिखित में डॉट डॉट व्यक्ति की क्षमता क्या है? तो ये ऑप्शन में है कम्युनिकेट, टेल, बिजनेस, नन ऑफ दिस। संप्रेषण, कहना, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी रिटेन कम्युनिकेशन में जो व्यक्ति होते हैं या हम और आप होते हैं, तो अपनी बातों को, विचारों को जो कम्युनिकेट करते हैं वो लिखित रूप से करते हैं। तो आपका संप्रेषण व्यक्ति की क्षमता है, यानी इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट। रिटेन कम्युनिकेशन में क्या होगा, जो कम्युनिकेट होगा वो राइटिंग स्किल्स के द्वारा होगा। तो इसलिए यहाँ पर कम्युनिकेट इन राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 8 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संप्रेषण यानी कम्युनिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन से चीजें हैं। तो कह रहा है कि आई एम डॉट डॉट टू कॉलेज, आई एम मेकिंग टू कॉलेज, या गोइंग टू कॉलेज, या इज। आई एम, इज और एम का प्रयोग तो एक साथ होगा नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो इसका मतलब मेकिंग और गोइंग में से कोई चीज होगा।
तो हम यहाँ पर मेक मीन्स बनाना होता है। तो यहाँ हम कोई चीज बना नहीं रहे हैं, बल्कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉलेज जाने की बात। तो आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका हर ब्रदर। हर ब्रदर, इनके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो ये इज होगा या आर होगा, दोनों में से कोई एक। तो हर ब्रदर, इनके साथ इज का प्रयोग होगा। हर ब्रदर इज अ, हिज, हर, नेम, है ना। इनके साथ आपका हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उनका इज का प्रयोग होता है। तो हिज ब्रदर इज अ कारपेंटर, उसके जो भाई है वो एक कारपेंटर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, इज। क्वेश्चन नंबर 11, हिज, हर, इट्स, नेम, ही, इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, इज का होता है। was का भी प्रयोग होता है आपका पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे तो, लेकिन यह समझने की जरूरत है। हर फादर डॉट डॉट इन द आर्मी फॉर 3 years, कह रहा है कि उसके पिता 3 साल से सेना में थे, है, चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उनके पिताजी 3 साल से सेना में थे ऐसा नहीं होगा, उनके पिताजी 3 साल से सेना में है। तो हर फादर इज इन द आर्मी फॉर 3 years। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, वर्बल कम्युनिकेशन यूजेस डॉट डॉट एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर मौखिक संचार जो है और इस संचार के माध्यम के रूप में हम किनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन के साथ तो हम गैर वर्बल होगा ही नहीं, नॉन वर्बल। टू वे प्रोसेस, ये आपका अगले क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ड्स हो जाएगा, यानी आपका वर्ड्स एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग। तो मौखिक संचार में जो है वो संचार के माध्यम के रूप में हम शब्दों का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 13, एन इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। जो एक प्रभावी मौखिक संचार है ये क्या है, ये आपका 2 तरह की प्रक्रिया है, यानी टू वे प्रोसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, टू वे प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, communication that uses physical parts of the body is known as communication। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बारे में कह रहा है कि जो संचार है शरीर के भौतिक भागों का उपयोग करते हैं उसे। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि उनको हम बोलकर या लिखकर हम क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने विचार को या बातों को प्रकट करते हैं। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि फिजिकल बॉडी या फिजिकल पार्ट्स, यानी सांकेतिक रूप से हम इशारा करके बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत, यानी बॉडी लैंग्वेज के उदाहरण के रूप में हम बॉडी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन दैट यूजेस फिजिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज नॉन एज कम्युनिकेशन, यानी आपका ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। यानी शारीरिक भौतिक भावों का जो उपयोग करते हैं वो हम गैर मौखिक संचार में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नॉन वर्बल। क्वेश्चन नंबर 15, गेस्चर इज अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें ट्रू और फॉल्स रिलेटेड दिया है, कह रहा है कि गेस्चर क्या है, ये आपका गेस्चर इज अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, फॉल्स या ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ये आपका फॉल्स है। गेस्चर का प्रयोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत होता है, यानी गैर मौखिक संचार में। तो गेस्चर इज अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 16, रिटेन कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जो लिखित संचार है क्या ये मौखिक संचार का एक रूप है, सही है या गलत। तो रिटेन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम अपने बातों को, सॉरी, वर्बल कम्युनिकेशन में अपनी बातों को बोलकर या लिखकर संप्रेषित किया जाता है, नहीं बोला जाता है या प्रकट किया जाता है। तो रिटेन कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ट्रू है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी। ये बेसिकली जो इमेज फॉर्मेट होते हैं इनका फुल फॉर्म जो यानी एक्सटेंशन है जेपीईजी, तो इनका फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। एक क्लास में कंप्लीटली शॉर्ट फॉर्म और उनके फुल फॉर्म लेकर एक क्लास लूंगा जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, तो चैनल के साथ बने रहिए। तो जेपीईजी का फुल फॉर्म यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है,
ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी J फॉर ज्वाइंट, P फॉर फोटोग्राफिक, E फॉर एक्सपर्ट एंड G फॉर ग्रुप। अगर JPEG के जगह JPG रहता तब हम ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप को टिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर E भी शामिल है यानी JPEG, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द वीडियो फाइल फॉर्मेट? वीडियो फाइल फॉर्मेट क्या है? MP4, रेयर या नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस? तो बेसिकली वीडियो फाइल फॉर्मेट को हम MP4 में क्या करते हैं, सेव करते हैं। अगर कोई म्यूजिक सॉन्ग हो तो हम उनको MP3 कहते हैं, MP3। लेकिन यहाँ वीडियो फाइल फॉर्मेट के बारे में कह रहा है तो यहाँ पर हम MP4 को टिक लगाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, MP4। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कट? हम एक सेशन और लेंगे, इससे पहले वाले सेशन में भी चर्चा कर चुके हैं इनके शॉर्टकट कुंजी के बारे में, शॉर्टकट कीज के बारे में। हमारे चैनल के कम्युनिकेशन सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फ्लैश कराते हैं, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक क्लास जो लेंगे हम उसमें शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म और शॉर्टकट की के बारे में एक स्पेशल क्लास लेंगे, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कट? तो बेसिकली शॉर्टकट का जो है यानी कट का शॉर्टकट की क्या है यहाँ पूछा गया है। Ctrl+X, Ctrl+A, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, दोनों में से कोई एक। तो शॉर्टकट के लिए Ctrl+X होता है, और Ctrl+A जो होता है इन आपका सिलेक्ट, कोई भी टेक्स्ट को कंप्लीट सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट की होता है। तो कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, यानी सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A करेंगे, Ctrl+A दबाएंगे तो आपका सभी टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन Ctrl+X कट के लिए उपयोग होता है। इनके लिए इनके अलावा बताए हैं Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+I इटैलिक के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है, Ctrl+C कॉपी के लिए होता है, और आपका Ctrl+A वो सिलेक्ट ऑल हो गया, Ctrl+B बोल्ड के लिए हो गया, Ctrl+C कॉपी के लिए हो गया, Ctrl+I इटैलिक के लिए हो गया, Ctrl+V पेस्ट के लिए हो गया, और Ctrl+Z अनडू के लिए हो गया। तो ये आप कुछ शॉर्टकट कुंजी है जो कि याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट सवाल एंड इस सेशन के लिए लास्ट सवाल है, फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PhD के बारे में पूछा है। इससे पहले भी कई एक सेशन में चर्चा कर चुका हूँ, और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, चाहे वो शॉर्टकट की हो, PhD हो, AVI हो या कुछ और हो, ये क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के सवाल क्लास 12 में भी आ सकता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PhD? PhD का फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। PhD का फुल फॉर्म क्या है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, या आपका ग्राफिक डॉक्यूमेंट, या नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस? तो आपका PhD यानी PS से फोटोशॉप और D फॉर डॉक्यूमेंट, जो कि ये सवाल दूसरे क्लास 12th में भी ये आ चुका है। तो आपका इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी, नॉट ओनली फॉर 11th, है ना। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर क्लास, इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th। तो PS फॉर फोटोशॉप एंड D फॉर डॉक्यूमेंट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, मिलेंगे अगला क्वेश्चन, अगला सेशन में आपका क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक। ठीक है, धन्यवाद।